नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। अभी जबलपुर में रेमडेसिविर नकली रेमडेसिविर का मामला गरमाया हुआ है और इस पे जांच भी चल रही है, लेकिन जांच ऐसा लग रहा है कि बड़े ही मतलब धीमी गति से चल रही है। इसके अलावा एक मामला और भी सामने आ रहा है, जो सीएम साहब ने कहा था कि आयुष्मान कार्ड का इलाज मरीजों को हर अस्पताल में होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि जहां साफ तौर पे अस्पताल के जो मालिक हैं, संचालक हैं, वो मना कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं किया जाएगा। इसी संबंध में आज हम बात करेंगे जबलपुर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री दिनेश यादव जी से। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये कहाँ तक आयुष्मान कार्ड की जो बात चल रही है तो कहाँ तक कारगर साबित हो रही है। दिनेश जी नमस्कार। ये अभी जो आयुष्मान कार्ड की बात चल रही है, कई ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पे मना किया जा रहा है मरीजों को, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? बहुत चिंता का विषय है और अब तो ये लगने लगा है कि किस पे भरोसा करें कि ना करें। सरकारों पे भी भरोसा करें ना करें। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी की योजना है जिसको लोग आज सभी वाहवाही कर रहे थे कि आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है। उनकी योजना दी गई, वहाँ से मुख्यमंत्री जी ने भी ये ऐलान किया, बड़े और तालियां पिटवाई कि किसी का यदि आधार कार्ड वो आयुष्मान कार्ड नहीं भी और परिवार में एक सदस्य को तो भी उस परिवार का होगा। और आप विडंबना देखिए कि भोपाल में नाक के नीचे आपका अस्पताल, खुद का अस्पताल एक प्रकार से खेले, तो वो कह रहा है कि हम आयुष्मान कार्ड को नहीं मानेंगे, हम उसके मरीजों को हम नहीं करेंगे। हम जबलपुर में ही देखना, बहुत दुख हुआ हमें जब हमें 2-3 दिन पहले ये वीडियो देखने मिला कि यहाँ पर जानदार हॉस्पिटल है और जानदार हॉस्पिटल में जो स्वयं हम अगर देखें तो वो अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संलग्न भी हैं, वो कहीं ना कहीं अनुशांसिक संगठन के पदाधिकारी भी हैं। हमेशा मुख्यमंत्री से आसपास उनका पूरी योजना से काम चलता है। और वो अस्पताल जब ये कहे कि हम सरकार की योजना को नहीं मानते और यदि सरकार की योजना से इलाज कराना है तो आप सरकारी जगह जाइए, और अगर नहीं है हमारे यहाँ होगा तो उसमें घटिया सामान मिलेगा। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, क्या आयुष्मान से जो इलाज होता है वो घटिया किस्म का होता है? क्या आयुष्मान का जो इलाज है वो सिर्फ वो जो हो रहा है वो सिर्फ लोगों के लिए औपचारिकता है? क्या उस इलाज से लोगों की जानें नहीं बचाई जा सकती? और इसके साथ ही वही आयुष्मान कार्ड से हमने ये सुना है कि जितने भी अस्पतालों में लोग जाते हैं तो एक बहुत बड़ा व्यापार और मुनाफा होता है। पैसा ले लिए जाते हैं उस व्यक्ति से, उनसे कह दिया जाता है कि भाई इतना पैसा वहाँ से सैंक्शन नहीं होगा सरकार से और आप इतना 1 लाख 2 लाख जमा करिए, बाकी हम देखेंगे। इस तरीके से लोगों से पैसे भी लिए जा रहे हैं, जबकि एक तरफ प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि 5 लाख तक का उसमें इलाज हो रहा है। हम कह रहे हैं ऐसी योजनाएं बनाई क्यों जाती हैं? सरकार क्यों बनाती है? और यदि बनाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अगर आप इस बात का सिरे लूटते हैं तो क्या आपको इन पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या ये जो बातें आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया से लेके मीडिया में, आम जनता देख रही है, क्या ये जानकारियां प्रशासन के कानों तक या आंखों के सामने तक नहीं पहुंच रही हैं? वो नहीं पहुंच रही है तो शासन प्रशासन चुप क्यों है? आखिर किस बात का इंतजार कर रहा है? ऐसे करने से तो अच्छा है, मेरा निवेदन है सरकारों से कि ऐसी झूठी दिलासा ना दिलाएं, लोगों के जीवन से खिलवाड़ ना करें। वो जिस हालत में है वो अपनी व्यवस्था खुद करें, बाकी क्यों ऐसी झूठी योजनाएं लागू की जाती हैं? कमलनाथ जी ने भी बयान दिया है कि इस साल 2 साल पहले ही उन्होंने इस बारे में भी जिक्र किया था कि भाई गरीबों को इसका लाभ मिलना चाहिए, आयुष्मान कार्ड को भी मतलब वो कर देना चाहिए। लेकिन एक सीएम ने मतलब अभी कर दिया है, उसके बावजूद भी अस्पताल नहीं मान रहे। तो आपको क्या लगता है कुल मिला के इनको छूट दे रखी गई है? बिल्कुल, देखो, अगर मान लो इतने बड़े अपराध हो रहे हैं कि सरकार की योजना है, सरकार की योजना का मतलब होता है कानून में अगर कोई सुविधा आपको दी गई है और अगर उसको फायदा नहीं मिल पा रहा है या उसके हितग्राहियों को उस चीज़ से कोई फायदा नहीं हो रहा है या उसको पालन करने वाले उसको नहीं मान्य कर रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। कानून बनाए थे हमारे मनमोहन सिंह जी ने, हमने दिया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आज भी लोगों को खाद्य में अनाज मिल रहा है, गरीबी रेखा के नीचे मिल रहा है। हमें ऐसी योजनाएं चली, हमने दिया था मनरेगा दिया था मनमोहन सिंह जी ने, पूरे गांव उस बात का रोजगार मिला। ऐसी योजनाओं का महत्व होता है, नहीं तो खाली ये सिर्फ घोषणाबाजी से व्यक्ति को कोई फायदा होने वाला नहीं है, जनता के साथ धोखा है। अब क्या है कि शिवराज सरकार यहाँ पे फेल हो गई है कि अब कोई भी चीज़ के लिए मतलब हाईकोर्ट का रास्ता, मतलब नज़र हाईकोर्ट की तरफ दौड़ती है, हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है सरकार के मामले में। सबसे पहले तो मैं
चाहे वो हमारे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत समय पे अनेक आदेश किए हैं, पर उन आदेशों का पालन करना है सत्ता और सरकार को, प्रशासन को। आप विडंबना देखिए कि जो काम को सरकार को करना चाहिए, शासन प्रशासन को करना चाहिए, उसके लिए आदेश कोर्ट दे, आदेश कोर्ट दे रही, कब दे रही है कोर्ट आदेश? जब वो देख रही है नीचे कि शासन प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तब कोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है। और कोर्ट के आदेश देने के बाद भी हमने जो देखा है कि उसको नज़रअंदाज सरकारें कर रही हैं। मैं तो माननीय न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपके आदेशों की ऐसी अवहेलना हो रही है, आपको तत्काल ऐसी सरकारों पर भी कार्रवाई करना चाहिए। लगता है कि कोरोना काल जो दूसरी लहर आई है, इसके बाद से सरकार कहीं ना कहीं पूरे अपने तरीके से काम का कार्य प्रणाली से फेल हो चुकी है। सरकार पूरी फेल है और आपने भी देखा होगा, और तक जितने भी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री जी के बयान आते हैं वो सबरी जवाबदारी जनता पर सुपुर्द कर देते हैं। जो ये करिए जनता ऐसी करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए जनता करे, मास्क लगाए जनता लगाए, एक दूसरे की मदद करे जनता करे। अरे कैसी सरकारें हैं भाई कि कोई विडंबना आपत्ति आती है तो तुम 2-4 दिन के बाद ही झोली फैला के जनता से मांगने के लिए निकल जाते हो। क्या सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है? क्या सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है? यदि आज गंगा के तट में सैकड़ों शव दिखाई दे रहे हैं तैरते हुए, उतराते हुए, तो क्या वो भी जनता की जवाबदारी है? अरे आपने अंत्येष्टि की व्यवस्था नहीं की, आपने लोगों की जान बचाने की व्यवस्था नहीं की। आज चारों तरफ जो हाहाकार मचा, आज अस्पतालें चाहिए, क्या ये भी कोई जनता का काम है कि हर घर का व्यक्ति अपने लिए अस्पताल बनवाए? अरे ये तो सरकार का काम है कि सरकार को ये व्यवस्था देना चाहिए कि नहीं, लेकिन 70 के लोग और मतलब पार्टी के लोग तो ये बोलते हैं कि 70 साल में तो ये सब नहीं हुआ, आज अचानक क्यों हुआ ऐसा? ये सवाल क्यों किए जा रहा है? नहीं, ये बात सही है। वो जितने भी लोग इस बात को प्रश्न करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, मैं आज विश्वास के साथ कह दे रहा हूँ, जितनों जो भी बोल रहे हैं वो एडमिट हुए हों, उनके परिवार के परिचित के लोग एडमिट हुए हों, या उनके जो भी हो परिवार कोई भी हो, वो आज भी सरकारी व्यवस्था पे ही डिपेंड है। और वो सब सरकारी व्यवस्थाएं कांग्रेस के बने बनाए समय की हैं। आज 6-7 सालों में आज भी एक भी कोई अस्पताल ऐसा फुल फ्लैश तैयार नहीं किया गया जहां हम कह सकते हैं कि ये मोदी सरकार की देन है। हमने उस समय एम्स जैसे निर्माण किए, अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने इस देश में 6 एम्स दिए और उनकी सरकार चली गई। हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी ने 6 एम्स को लगातार जारी रखा और आज वो 6 एम्स अस्पतालें बन के तैयार हो गई। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार की थी। उसके बाद की जितनी भी घोषणाएं हुई हैं तो वो कहीं या तो अधूरी बनी पड़ी हैं, या एक आध जगह कोई स्वास्थ्य केंद्र जैसी चीज़ें खुली हैं, उनमें कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अब तो ये क्या एक बेईमानी है कोई यदि कहे कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। अरे अगर कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया होता तो आज आप कहाँ इलाज करा रहे होते? आखिर किया क्या है मोदी सरकार ने? दी कौन सी है स्वास्थ्य? मोदी सरकार ने तो अभी वैक्सीन दी है। मोदी सरकार ने दी है, वो भी बहुत हास्यास्पद है। पहले तो वैक्सीन आई कि इतने से इतने लोगों को लगेगी, फिर इतनी उम्र से इतने लोगों को लगेगी, आखिरी बाय के लिए बोल दिया कि 18+ 45 तक लगेगी। ना वैक्सीन है, ना वैक्सीन का पता है, लोग भड़बड़ाहट में हैं। और दूसरी चीज़ आपके सामने निकल के आई जो आप भी गौर करें अगर देखें तो, पहली वैक्सीन मुझे लगी, मुझे बोला गया कि 28 दिन के बाद आइए। फिर 28 दिन में रुके तो बोले नहीं अब आप 2 सप्ताह और रुक सकते हैं। फिर 2 सप्ताह रुके, अब पता चली 2 3 महीना रुक सकते हैं। एक प्रश्न उठता है मन में जो अविश्वास बना हुआ है लोगों का वैक्सीन से, कि यदि आपकी कोई वैक्सीन थी उसके कोई नियम तो पहले ही बन गए होंगे कि एक वैक्सीन के बाद कितने दिन के बाद लगना चाहिए। उसके 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। यदि हम उसको महीनों से आगे पीछे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार मूल बात पे नहीं गई है। सरकार के पास उस वैक्सीन के विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब जो लोग लगा रहे हैं वो सिर्फ इस बात से लगा रहे हैं कि उन साइंटिस्टों ने, उन डॉक्टरों ने जो मेहनत करके बनाया, यार इसमें कुछ तो होगा, कुछ तो बनाया होगा। लेकिन जो कोविशील्ड है ये भारत में तो बना ही नहीं है। एस्ट्राजेनेका जो मालूम है कि कहाँ की है, सिर्फ फार्मूला बाहर का था, सिर्फ हम तो मैन्युफैक्चरर हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे यहाँ पे लोग उतनी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं दे पाए। और जो हम देखते हैं कि हमने अपने नागरिकों को ना लगा के विदेशों में सप्लाई करा दी। आज जनता ये पूछ रही है, आज अगर दिल्ली के लोगों ने के जनता ने ये बैनर लगाया है, ये पोस्टर लगा दिए हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कब मिलेगी या क्यों बाहर भेज दी, तो कौन सा प्रश्न गलत किया? हमने मोदी जी को सुना है, वो कह रहे थे मैं ज़मीन का आदमी हूँ, मेरे से सबका अधिकार है, मेरे से हर प्रश्न पूछ सकता है।
ऐसे अन्य अनेक प्रकार के भाषणों को हमने सुने हैं, परंतु आज यदि कोई भाषण आपसे प्रश्न पूछता है तो उसको आप एफआईआर दर्ज कराते हो, उसको आप दबाव देते हो, आप उसको। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी बात की जा रही कि जो वैक्सीन बनाई है, मतलब मोदी शासन में बनी है, मतलब जो कोरोना का पीरियड आया, लेकिन असल बात देखा जाए तो ये जो वैक्सीन बनी है कोविशील्ड, ये एस्ट्राजेनिका बाहर की कंपनी है, मतलब उसने फार्मूला दिया है, हम तो सिर्फ मैन्युफैक्चर हैं। तो आप फिर अभी जैसे पार्टी के लोग भी वाहवाही लूट रहे हैं कि नहीं हमने बनाया, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, तो वो वैज्ञानिक तो अभी तक सामने नहीं आ रहे, तो अपन कैसे बोल दे कि ये हमने ही बनाया है ये इसको? तो बड़ी विडम्बना थी पूरे समय पे कि मोदी जी जब सामने आते हैं हर चीज़ की विशेषज्ञता खुद बताते हैं और श्रेय भी खुद लूटते हैं। वही चीज़ें आज उनके सामने अनेक प्रश्न बन के खड़े हैं कि वैक्सीन बनाई जाती है साइंटिस्टों के द्वारा और डॉक्टरों के द्वारा, उसकी क्या प्रक्रिया है, कितना विश्वास उस पर है, वो ही बता सकते हैं वो। अगर मोदी जी इस विषय में बार बार बोलते हैं तो या तो वो श्रेय लूटने के लिए गलत जानकारी देते हैं, या फिर मुझे लगता है कि वो एक अविश्वास के घेरे में है। ऐसी स्थितियों में आज जनता के पास क्या बचा है? जनता क्या करे? जनता तो विश्वास कर रही है। रोज तो बहुत शर्मनाक बात तो तब हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद ये कहते हैं कि गौमूत्र का सेवन करिए, आप कोरोना से बच जाओगे। हमारे यहाँ बल्कि पीसी शर्मा भोपाल में जो पूर्व मंत्री जी हैं, उन्होंने बल्कि गौमूत्र भेजा भी है देश के स्वास्थ्य मंत्री के पास कि आप इसमें परीक्षण करके बताइए कि कैसे कोरोना ठीक हो सकता है, और यदि नहीं होता है तो क्यों ना कार्रवाई उन लोगों पे हो जो गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। अभी तो हम कोरोना से परेशान हैं। अब मालूम नहीं गौमूत्र की यदि हम बात करें, कोई आदमी गांव के देहात के लोग आस्था से ही बंधे होते हैं, हमारे यहाँ विश्वास भी किया जाता है, बड़े नेताओं का विश्वास किया जाता है। कल कोई सेवन कर ले और उस पर मालूम नहीं उसका क्या रिएक्शन और रिएक्शन हो जाए, उसके जीवन पे कौन कौन सी स्थितियाँ में गुजरे, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? ऐसे गलत प्रचार जो कर रहे हैं, या तो वो सांसद क्लियर करें या मोदी जी स्पष्ट करें कि गौमूत्र से कितने फायदा और कितना नुकसान है, और नहीं कर पाते हैं तो ऐसे सांसदों को, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करें। कि और अगर ऐसा ही था तो किसी ने बढ़िया तर्क दिया है सोशल मीडिया में कि यदि गौमूत्र से ही अच्छा होता तो फिर हमारी देश की सरकार ने वैक्सीन विदेश भेजी क्यों, यहाँ से गौमूत्र क्यों नहीं भेज दिया? देखो, ये इस प्रकार की फिजूल की बातें देश को गुमराह कर रही हैं, देश में मजाक बनी हुई हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो रेमडेसिविर, जो नकली रेमडेसिविर यहाँ पे जबलपुर में पाया गया, आपको क्या लगता है कि ये तो पूरे आए होंगे मध्य प्रदेश में, लेकिन जबलपुर को ही क्यों टारगेट किया गया? ये बात तो हम पहले भी बता चुके हैं कि इसकी शुरुआत इंदौर से हुई और जबलपुर तक आई। जबलपुर में जो कार्रवाई है वो सबके सामने है, इंदौर की कार्रवाई अभी भी अधूरी पड़ी है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये नकली इंजेक्शन खाली एक जगह नहीं गए होंगे। जब किसी प्रकार की ऐसी होड़ मचती, व्यापार मचता है तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो केस बना है उसकी ना तो किसी मरीज ने शिकायत की, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी ने संज्ञान लिया था, ना किसी जनप्रतिनिधि या नेता ने कोई शिकायत की, ना कोई जनता से कोई बात आई थी। तो ये कोई कारण नहीं था। और यदि मान लीजिए ये जो पकड़ धकड़ हुई है, जो ऊपर से इंदौर होते हुए जबलपुर पहुंची है, तो ये बहुत काफ़ी फैल चुका होगा। ये अलग बात है कि प्रशासन उसको अब दबाव बस, स्वार्थ बस किस कारण लीपापोती करने में लगा है, अब ये तो कहा नहीं जा सकता। जब कभी पन्ने खोलेंगे तो सब चीज़ें सामने आएंगी। ये मामला कोई जबलपुर और इंदौर का नहीं है, ये दो स्टेटों के बीच का हो गया। अब तो कायदे से इसको सीबीआई की मांग भी आप लोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सीबीआई की जांच के बाद मामला और बड़ा सामने आ सकता है? नहीं, क्या होता है, जांच एजेंसियां होती हैं। अगर मान लो सीबीआई इसमें जांच कर रहे, दो उसमें अगर प्रदेश हैं, तो एक ऐसी जांच बननी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जानलेवा से संबंधित है और एक प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान है। जिसके परिवार के सदस्य गए हैं उनसे पूछ लो आप कि उन पर क्या बीत रही होगी। तो इस प्रकार के अपराधों को क्षमा योग्य नहीं किया सकता, ना बचाने योग्य किया जाता है। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि ऐसी स्थितियों में तो फिर चंबल के वो डाकू अच्छे थे जो एक को लूट के सबको मारते थे, ये तो सबको लूट रहे हैं भाई। आप बताओ ना क्या स्थिति है ये? तो कैसे अगर लोग भरोसा और विश्वास करें? इतना ही बहुत है कि जनता बहुत धैर्यवान है। जनता इतने के बाद भी मालूम नहीं क्यों अपना आक्रोश व्यक्त नहीं कर पा रही। या तो जनता डरी है, या आक्रोश व्यक्त करने में सक्षम नहीं है, या मुझे लगता है अजीब सी कोई क्रांति इस उनकी ये आहट है कि आने वाले समय में अगर ये जब भी बम फूटेगा तो ये विस्फोट इतना होगा कि शासन और प्रशासन संभाल नहीं पाएंगे। ये बात सही। कोरोना काल जो चल रहा है और इतनी आपदा, इस आपदा में भी लोग शांत बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो
क्रांति की आग जल रही है और ये आने वाले समय में पता नहीं किस तरीके से फूटेगी, ये हम आने वाले समय ही में देखेंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।